हमारे आज के अतिथि श्री ऋषिकेश सुलभ जी के बारे में चंद बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी। आप कथाकार, नाटककार रहे हैं, रंग समीक्षक। जन्म 15 फरवरी 1955 में बिहार के छपरा, जो अब सिवान है, उस जनपद में लहेजी नामक गांव में हुआ और आरंभिक शिक्षा आपकी गांव में ही हुई। गांव से आपके रंगमंच के संस्कार पड़े। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होते रहे। एक लंबा समय आपने आकाशवाणी में वहां पदासीन निकाला। फिर उसके बाद आपकी साहित्यिक यात्रा, लेखन, नाटक विधा में आपका काम ये जारी रहा। आज आप वस्तुतम साहित्यकारों में से हैं और यहाँ मुझे अपने बेटी सरीखे मान करके शद्दल रेडियो के मंच पर आप आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप प्रज्ञा, आपको और तमाम देखने सुनने वालों को मेरा नमस्कार और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और बेटी सरीखी नहीं, आप बेटी हैं हमारी। बहुत बचपन से आपको मैं देखता जानता रहा हूँ। मैं हमेशा इस बात से प्रभावित रही हूँ कि हिंदी साहित्य जो विधा रही है, बचपन में मैंने अपने घर में भी साहित्य का माहौल देखा, सभी किताबें देखी तमाम। ऐसा क्यों होता है कि साहित्य का व्यक्ति भी जो कि इतनी अच्छी बातें लिखता है, मर्म की बातें लिखता है, स्व उत्थान की बातें लिखता है, कई बार निजी जीवन में हिंसक हो जाता है। जो गांधी जयंती का अवसर है, शांति और सौहार्द का अवसर है, तो मैं अपना सबसे पहला सवाल इसी से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं साहित्य की दिशा में अपने पैर बढ़ा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि साहित्य का व्यक्ति, उसके भीतर दो लोग कैसे हो जाते हैं। ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और एक मनुष्य के भीतर कई कई मनुष्य वास करते हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप समाज से जो ले रहे हैं उसके बदले समाज को क्या दे रहे हैं। आपका जन्म हुआ, किसी माँ ने आपको गर्भ में पाला पोसा, बिना किसी भेदभाव के उसने पाला पोसा। आप जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ आपसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकती, आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकती। आप उसके रक्त से पल रहे होते हैं। बाहर आने के बाद अब आप अपना आचरण दुनिया के में जैसे जैसे अब आपके अपने जीवन के जो अनुभव हैं या जो सब कुछ मिला जुला कर आप अपने निर्माण आप करते हैं। अमूमन हम कहते हैं, तो हम सब जब ये निर्माण करते हैं, अपना निर्माण करते हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना निर्माण कैसे करते हैं। सुख दुख, हिंसा, करुणा, तमाम जो मनुष्य के जो जो भाव हैं, जो वे तमाम उपलब्ध हैं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस जगत में। आपके स्वयं आपके भीतर आप किसका वर्णन करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गांधी को जब 7 जून 1893 को जब दक्षिण अफ्रीका के उस स्टेशन पर जिस अंग्रेज ने फेंका होगा नीचे, सामान से ही धक्का दिया होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसकी कॉफिन तैयार कर रहा है, उसका ताबूत में कीलें ठोक रहा है। वो एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू कर रहा है जो इस कभी न अंत होने, जहां सूरज कभी अंत नहीं होता था, उस साम्राज्य की नींव हिल जाएगी जिससे। और वहां शायद दूसरा कोई होता तो पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करता, कोई होता तो वापस लंदन लौट जाता गांधी की जगह। लेकिन नहीं, गांधी ने दोनों में से कुछ नहीं किया। उन्होंने साम्राज्यवाद की इस हिंसा और क्रूरता के विरुद्ध मनुष्य के रूप में अपने संघर्ष को शुरू किया। तय किया कि वे जीवन भर साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, साम्राज्यवाद की इस हिंसा का विरोध करेंगे, मनुष्य के जीवन में जो हिंसा है उसका विरोध करेंगे। करुणा, सत्य
सबको, सबका आग्रह रखेंगे, जीवन भर करेंगे, मनुष्य को सबसे ऊपर रखेंगे। तो ये गांधी उस समय कुछ भी कर सकते थे, लेकिन गांधी ने अपने लिए रास्ता खुद तय किया। उसके पहले के गांधी और उसके बाद के गांधी में बहुत बड़ा अंतर है। जो दृढ़ विश्वास उन्होंने अर्जित किया उस एक खास क्षण में, जो उनके लिए अपमान का क्षण था, उनकी आत्मा पर लगे जो हिंसा की जो चोटें थी, उनकी जो आत्मा पर लगी, उन चोटों ने मनुष्य को, पूरी दुनिया के मनुष्य को नई राहें दिखाई। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या तय करते हैं, क्या बनते हैं। जी, बिल्कुल। आपकी जब मैंने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी, तो सबसे पहले आपकी किताब हलन, ये इस समय जो मेरे सामने है, ये इस हाँ, किताब से इस किताब से शुरू की। मैंने सोचा कि मुझे मैंने इग्नू में एडमिशन लिया, मुझे पढ़ना है, हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो मैं किसे सबसे पहले पढ़ूँ? तो वैसे तो आगे बहुत नाम आते गए, पर चूँकि आपका नाम घर में हमेशा बचपन से सुना था, सबसे पहले मैंने इसी से शुरुआत की। फिर मैंने देखा कि आपकी शैली में ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ ग्राम्य जीवन और ज्यादातर ग्राम्य जीवन से कनेक्ट करते हैं उसमें, अ, और बहुत जटिल जीवन के संदर्भ हैं। सामान्य कुछ भी नहीं है, जिसमें स्त्री भी बहुत तरीके के प्रपंच करती दिखाई देती है। और बहुत हद तक आप इस तरीके का एक अपना रचना संसार अ, रचते हैं जिसमें हिंसा बहुत व्याप्त है, और साधारण से साधारण आदमी आराम से हिंसक जीवन अपने बच्चों को पालते हुए भी अपनी मतलब करते हुए जी रहा है। लेकिन गांधी का समाज तो ऐसा नहीं था। तो ये एक लेखक के तौर पर आपको समाज से इस तरीके से कैसे मिला जो आपके साहित्य में झलकता था? प्रज्ञा, मेरी कोशिश रही है कि जो मनुष्य का प्रपंच है, खास तौर पर जो मध्य वर्गीय मनुष्य का प्रपंच है, आप देखेंगे कि जो निचले तबका है, जिसको हम मानते हैं कि ये आर्थिक आधार पर हमारे समाज का निचला तबका है, निम्न वर्ग है, आप देखेंगे कि आमतौर पर उसके पास प्रपंच नहीं होता। वो एक संघर्षपूर्ण सीधा जीवन जीता है। लेकिन मध्य वर्ग हमारे समाज में सबसे ज्यादा प्रपंची मध्य वर्ग है। उच्च वर्ग के प्रपंच अलग है, उसकी हिंसा अलग है। उच्च वर्ग के लोग अपने ही जैसे उच्च वर्ग के लोगों पर आक्रामक नहीं होते हैं, उनके साथ साझा करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, अपनी हिंसा को जारी रखते हैं। संपत्ति के लिए, धन के लिए, शक्ति और सत्ता के लिए वे आपस में उनका बड़ा मेल होता है। लेकिन जो मध्य वर्ग है, वो एक दूसरे का खून पीता है। एक ही परिवार में अगर 10 लोग हैं, तो ये जरूरी नहीं कि एक परिवार का होने के कारण 10 के भीतर एक आत्मीय रिश्ता हो, कोई दुश्मनी नहीं हो, भीतर से ईर्ष्या या कुंठा नहीं हो उनके लिए। जबकि होता है, मध्यवर्गीय प्रपंच के विविध रूप हैं, उसको यहाँ सुना पाना संभव नहीं है, इतने रूप। तो गांधी का ये देश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसी देश ने गांधी की भी हत्या की। तो गांधी का देश होने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य तमाम प्रपंचों से मुक्त हो गया। गांधी के बाद जो जीवन हमारा रहा, जो राजनीतिक जीवन हमारा रहा, आप जब देखेंगे तो वो ज्यादा हिंसक हुआ। राजनीति जो गांधी सिखा गए या गांधी जो करते रहे, स्वयं उनके जीवन काल में स्वतंत्रता के साथ ही एक राजनीति का जो प्रपंची चेहरा था, वो उभर कर सामने आया। आखिरी दौर में गांधी किसी से भी प्रसन्न नहीं थे। गांधी ने कभी नहीं सोचा था कि आजादी के बाद उनका देश या समाज इस तरह का होगा। स्वयं आजादी मिलने के समय जो हिंसा हुई, जो बंटवारा हुआ, दुनिया का पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, वह विस्थापन कैसा था, कितना हिंसक था। उस विस्थापन में जीवन किस तरह नष्ट हुआ, मनुष्य को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा।
स्वयं गांधी जागते हैं नोआखाली में और वो भूख हड़ताल करते हैं, सत्याग्रह उपवास करते हैं वो। तो गांधी के समय में ही हमारा समाज ऐसा नहीं था कि गांधी ने हमें आजादी दिलाई, हमारे संघर्ष को गति दी, हमको सत्य अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया और हम पढ़ लिए। ऐसा नहीं हुआ। उनके जीवन काल में उनके स्वयं उनकी हत्या होती है। तो यह समाज की त्रासदी रही भारतीय समाज की कि उसने गांधी का उपयोग तो किया अपनी आजादी के लिए, लेकिन गांधी के विचारों, उनके चिंतन मनन को अपने जीवन में उस तरह नहीं उतारा। उसी का प्रतिफल है कि आज आजादी के 75-76 साल बाद भी हमारे देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, हिंसा है, घृणा है, सब कुछ है। लोग कहते हैं कि संविधान गांधी के होते हुए लिखा जाता तो कुछ और होता, गांधी होते तो कुछ और होता, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जो गांधी को नकारने की प्रवृत्ति जो एक खास तबके के द्वारा की जा रही है, उसके लिए साहित्य का क्या मतलब, उसमें साहित्य की क्या भूमिका होनी चाहिए? साहित्य की भूमिका पर आने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि गांधी को जो नकारने की कोशिश हो रही है वो बहुत ही हास्यास्पद है। और गांधी को नकारने की कोशिश आज से नहीं हो रही है। गांधी जब जीवित थे तब भी गांधी को नकारने वाले इस देश और समाज में जीवित थे। उसी का प्रतिफल था कि एक घृणा का ऐसा संसार साथ साथ हमारे चल रहा था जिसने गांधी की हत्या कर दी। आज मैं उसी घृणा की बात करूं, गांधी के प्रति जो घृणा है, कि यह अजीब समय है कि जिन्होंने गांधी की हत्या की, जिन विचार वालों ने, वे आज सत्ता में बने रहने के लिए या ताकतवर बने रहने के लिए या सत्ता से उनको कोई डिगाए नहीं, गांधी की अभ्यर्थना में लगे हैं। यह विचित्र है कि, लेकिन ठीक है, ये होता है, ये समाज के अंतर्द्वंद हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं अंतर्द्वंदों के बीच जीवन की राह की निर्मिति होती है। जीवन के रास्ते इन्हीं अंतर्द्वंदों के बीच बनते हैं। गांधी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको इस समाज में, जिनका विरोध नहीं हो। विरोध होगा, गांधी का विरोध आने वाले समय में भी होगा। जब तक पूंजी का जो लालच जो है, उसकी हिंसा, पूंजी की हिंसा जब तक इस समाज में बनी रहेगी, जब तक एक दूसरे के अधिकारों पर काबिज होकर के, जब तक ज्ञान पर एकाधिकार की साजिश, जीवन की सुविधाओं पर एकाधिकार की साजिश इस समाज में चलती रहेगी, तब तक गांधी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे संघर्ष के लिए। तब तक वो लोगों को उत्साहित करते रहेंगे इन चीजों से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। इसीलिए गांधी के विरोधी भी बने रहेंगे समाज में, क्योंकि वे अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनका प्रपंच खुल जाएगा, उनका प्रपंच उस तरह कामयाब नहीं हो सकता। अब रही बात साहित्य की, तो साहित्य अखबार नहीं होता। साहित्य एक दिन में चीजों को नहीं रचता। और गांधी के जीवन से, गांधी के सिद्धांतों से, उन सत्य के आग्रह से, करुणा से, मनुष्य को सर्वोपरि रखने के उनके आग्रह से साहित्य प्रभावित होता रहा है। और साहित्य इन्हीं विचारों, ऐसी ही चिंतन को शब्दों में ढालकर अपने पाठकों तक पहुंचाता है। कोई साहित्य ऐसा नहीं है जो कहेगा कि सत्य को मत स्वीकार करो, सत्य का आग्रह मत करो, करुणा का विरोध करो, या करुणा आपके भीतर न रहे। कौन साहित्य कहेगा? तो साहित्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गांधी से प्रभावित होता रहा है। खुद गांधी प्रभावित हुए हैं। आपको मालूम होगा कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो भारतेंदु का है, उसने गांधी के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला था। गांधी के सत्यवादी होने या सत्य का आग्रही होने
के प्रति उस नाटक में उस नाटक की बड़ी भूमिका रही है। तो साहित्य का समाज से जो रिश्ता होता है उसमें यह लेन देन, ये आवाजाही चलते रहती है। तो साहित्य गांधी से प्रभावित भी हुआ है, साहित्य ने गांधी को भी प्रभावित किया है। गांधीवादी जो विचार हैं वे जीवन और साहित्य जो गांधी ने पढ़ा था या गांधी जिसके निकट गए थे, उन सब के मिलने जुलने से ही तैयार हुआ है। वह क्षण, जिस क्षण गांधी ये निर्णय लेते हैं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ूंगा दक्षिण अफ्रीका के उस प्लेटफॉर्म पर, वह एक क्षण महाकाव्य की तरह है। क्या है, गांधीवादी जो विचार हैं वे जीवन और साहित्य जो गांधी ने पढ़ा था या गांधी जिसके निकट गए थे, उन सब के मिलने जुलने से ही तैयार हुआ है। वह क्षण, जिस क्षण गांधी ये निर्णय लेते हैं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ूंगा दक्षिण अफ्रीका के उस प्लेटफॉर्म पर, वह एक क्षण महाकाव्य की तरह है। जी प्रज्ञा। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। और आज जब मैं साहित्य के गलियान में आगे बढ़ने की, एक अंकुर की तरह फूटने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे सब कुछ, साहित्य भी और समाज भी, बड़ा बटा बटा सा दिखता है। और समझिए कि ऐसा लगता है जैसे विमर्श के नाम पे साहित्य के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। तो ये जो है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और न जाने कितने सारे विमर्श, ये साहित्य के लिए कितना हितकर है। इसके विषय में क्या कहूं मैं, एक्चुअली विमर्श कई बार समय की मांग होते हैं। कई बार विमर्श जो है समाज को एक खास दिशा की तरफ ले जाने के लिए जरूरी भी होते हैं और कई बार उनसे उलझने भी पैदा होती है। दलित विमर्श जिसको आप कह रही हैं वो मेरी समझ से, या स्त्री विमर्श जो कर रही है, अगर विमर्श हटा दें, विमर्श करने को हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी विषय पर विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करना, विमर्श करना साहित्य का एक हिस्सा है। साहित्य का वह भी एक अंग है कि हम किसी भी विषय पर, कोई भी समाज की स्थिति पर आपस में चर्चा करें, बातचीत करें, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच संवाद हो, या आपस में किसी भी पीढ़ी के लेखक हो, उनका इन विषयों पर आपस में संवाद हो। मैं अभी लेखन की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य साहित्यिक परिदृश्य की बात कर रहा हूं। तो साहित्यिक परिदृश्य को ये विमर्श बहुत संपन्न भी करते हैं। इनके भीतर यह क्षमता होती है कि वे एक पूरे परिदृश्य को नई दिशा दे सकें, उसमें चिंतन के नए सूत्र आपके सामने रख सकें। तो जैसे कि दलित विमर्श की आप बात कर रही हैं, तो मराठी में बहुत ही संपन्न, बहुत ही ताकतवर दलित साहित्य उपलब्ध है। ये हिंदी में शुरू तो बहुत पहले हो गया था, इसके बीज बहुत पहले थे। बाद में फिर संगठित रूप से लेखकों ने जो दलित जीवन है उसकी कहानियां लिखनी शुरू की। फिर सोशल मीडिया के आने के बाद खास तौर पर स्त्रियां सामने आती हैं और वे अपने जीवन को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती हैं, उन पर बहसें होती हैं, बातचीत, उसमें बहुत सारी चीजें अनावश्यक, अनुपयोगी हो सकती हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन स्वार्थ भी उसमें हो सकता है किसी का निजी कहीं कहीं। लेकिन इस सब के बावजूद ये बातचीत, ये आपसी जो विमर्श है, एक दूसरे से जो संवाद है इन विषयों पर, वह हमको कमजोर नहीं करता, वह हमको संपन्न करता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है। और जितनी परतें हैं जीवन की, समाज की, भारतीय समाज इतना बटा हुआ है,
जाति धर्म 50 तरह की रूढ़ियों का शिकार रहा है, और इन रूढ़ियों ने हमारे जीवन को नष्ट किया है, हमारी मनुष्यता को पर आक्रमण किया है, हमारी करुणा को खत्म किया है, हमारे जीवन के भीतर जो मनुष्य के भीतर जो होनी चाहिए, हमारी प्रसन्नता को हर ले गए हैं, हमें 24 घंटे का तनाव दिया है। तो फिर विमर्श, तो उसको लेकर चिंता कैसे नहीं होगी, आपस में बातें कैसे नहीं होंगी? बातें होंगी। अब रहा सवाल कविता का, कहानी का, उपन्यास का, यानी जो साहित्य लिखा जा रहा है उसका, तो साहित्य विमर्शों के आधार पर नहीं लिखे जाते हैं, साहित्य जीवनानुभव के आधार पर लिखे जाते हैं। जो यथार्थ है उस यथार्थ को लेखक, कवि अपनी कल्पना से, अपने जीवन के अनुभव के स्पर्श से उसको नवीन बनाते हैं और उसको सामने रखते हैं, और रचनाओं के माध्यम से विमर्श पैदा होते हैं। विमर्शों के आधार पर जब रचनाएं, विमर्श के आधार पर हम हम अपने समाज का में का परिदृश्य रच सकते हैं। लेखक उससे जाने अनजाने बहुत कुछ ले सकता है, लेकिन लेखक एक योजना बना के, एक फॉर्मूले के तहत, कि हमको स्त्री के विमर्श पर कहानी लिखनी है और स्त्री ऐसी होगी, तो वो नकली होगा सब कुछ। अगर यह सब कुछ जीवन के भीतर से नहीं उपजता है, आप जिस दुख का वर्णन करने जा रहे हैं, जिस संघर्ष का वर्णन करने जा रहे हैं, चाहे वो स्त्री के जीवन का हो या दलित के जीवन का हो, अगर वह पाठक को नया जीवनानुभव नहीं सौंपता है, वही अखबारी रिपोर्ट सौंपता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए लेखक को बहुत श्रम करना पड़ता है, चीजों को अपने भीतर पचाना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, और फिर तब उस यथार्थ को की प्रस्तुति करनी होती है, रचनात्मक प्रस्तुति, एक क्रिएटिव कंपल्सन से गुजरना होता है लेखक को। क्रिएटिविटी, चेतना, इसकी बात आती है मेरे जहन में, तो एक तरह से चेतना जगाने के नाम पर विभिन्न माध्यमों से क्या आज समाज में बिखराव ज्यादा उत्पन्न किया जा रहा है? देखिए, समाज का बिखराव, के बिखराव में माध्यमों की, चूंकि माध्यम अभी बहुत ताकतवर है, ये एक नई दुनिया है, नए माध्यम आ रहे हैं, मनुष्य को प्रभावित करने वाले, समाज को प्रभावित करने वाली कई ताकतें नए ढंग की पैदा हुई हैं हमारे समाज में, जिसको आज से 50 वर्ष पहले, जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जाहिर है, स्पष्ट है कि जब वे साधन या वे ताकतें जब समाज में नए ढंग से आकार ले चुकी हैं, वे हैं, उपस्थित हैं, तो वे हमारे समय और समाज को प्रभावित करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे बहुत खुल के हम बात करें, तो आज जो समाचारों की जो नए चैनल्स हैं, जो मीडिया का या जो भस्मासुर वाला जो स्वरूप है, यह प्रभावित कर रहा है। स्वयं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर झूठ का जिस तरह प्रचार किया जा रहा है, घृणा का जिस तरह प्रचार किया जा रहा है, सब कुछ, मैंने जिस तरह से पूरा का पूरा शब्द बहुल, दृश्य बहुल यह समय हो गया है, जिसमें यह पता करना मुश्किल है कि इस कोलाहल के बीच कौन सी आवाज सच्ची है, कौन सी आवाज जीवन के अंतःस्थल से उठ रही है, कौन सा दृश्य इसमें, यह जो हमारी आंखों के सामने 24 घंटे जो आ जा रहा है, इसमें कौन सा दृश्य ऐसा है जो मनुष्य के अंतःकरण को प्रकट कर रहा है। यह मुश्किल है, आप सही कह रही हैं। और कुछ लोग, और बहुत साफ शब्दों में मैं कहूं तो राजनीति, जो सत्ता में बने रहने के लिए, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, या सत्ता में आने के लिए, सत्ता में जो है वो सत्ता में बने रहने के लिए, वह इन दृश्य माध्यमों का या इन विविध माध्यमों का बहुत ताकतवर ढंग से उपयोग कर रहा है। अब यह हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने को कितना बचा ले जाते हैं, हम मनुष्य के पक्ष में कितना खड़ा होते हैं, और इस शोरोगुल, इस भीड़ भाड़ में जो घृणा और एक दूसरे के प्रति जो नफरत, हिंसा जो फैल रही है समाज में, हमारी, हम उसकी कितनी उपेक्षा करते हैं, उसके विरुद्ध कैसी आवाज बुलंद करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जी,
मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। और एक तरह से अगर मैं देखती हूँ आज के दौर में, तो एक बहुत सारी अप्रमाणित सत मतलब अप्रमाणित बातें हैं, जिन्हें हम अप्रमाणित विकृतियां भी कह सकते हैं, जो व्याप्त है। अब एक तरह से देखें तो साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। जब ऐसे दौर में जब बहुत सारा अप्रमाणित घटित हो रहा हो, लोगों के सामने परोसा जा रहा हो, तो और शोध भी कम होता है। जो दिख रहा है उसके बेसिस पे लोग अपनी कहानी लिख देते हैं, कोई साहित्य रच देते हैं, कविता रच देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि उनको वाहवाही मिले। तो ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, वो ट्रांसेंड हो गई फ्यूचर में। तो उससे हम हमारे समाज को कैसे बचाएंगे, हमारे प्रारब्ध को कैसे बचाएंगे? ये साहित्य इतना छुई मुई भी नहीं होता कि उसको उसकी हत्या कर दी जाए। जो जो ऐसा साहित्य जो सचमुच साहित्य है, जो मनुष्य के पक्ष में जो खड़ा है, जो सत्य पर आधारित है, जो यथार्थ के साथ लेखक के अपने जीवन अनुभव के संस्पर्श से पैदा होता है, वह दीर्घजीवी होता है। और लेखक के रूप में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेखक कवि, अगर वह जेन्युइन लेखक कवि है, अगर वह खरा है, तो वह प्रपंच करेगा, मनुष्य के विरुद्ध जाके प्रपंच करेगा। अब तात्कालिक यश के लिए आप झूठ साथ बोलें, आप किसी राजनीति का सहारा लें, तो आप ले सकते हैं। तात्कालिक रूप से आप यशस्वी भी हो सकते हैं, आपकी दुंदुभ भी बज सकती है, आप पूरे विश्व में ख्यात हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्षणिक होगी आपकी ये ख्याति, आपका ये यश, आपका ये जीवन। मैं आप कह रहा हूं तो आपके साहित्य की बात कर रहा हूं। तो साहित्य जो है, साहित्य को उसका खरापन उसको दीर्घ जीवन देता है, और साहित्य मनुष्य के पक्ष में होता है हमेशा। इसलिए जितने सारे प्रपंच साहित्य के नाम पर किए जाते हैं, वे सारे प्रपंच अंततः एक्सपोज हो जाते हैं, उसको पाठक समझ जाता है, जान जाता है। यही कारण है कि आज प्रेमचंद जीवित हैं, आज कबीर जीवित हैं, पद्मा जायसी जीवित हैं। उससे पहले से लेकर के वाल्मीकि से लेकर अब तक साहित्य जो है वंचितों के का पक्षधर होता है। साहित्य जो है उनके पक्ष में खड़ा होता है, आवाज उनकी आवाज बनता है, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जिनकी आवाज दबा दी गई होती है। तो इसलिए साहित्य इतना छुई मुई और इतना आसान और सहज चीज भी नहीं है कि कोई उसे गले में ढोल की तरह टांग करके बजाता फिरे। जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए मैं आपसे पूछना अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, कुछ और लोग हमसे यहाँ जुड़े हैं जिनके सवाल मैं अंत में लूंगी। जो ये शोध करने की प्रवृत्ति में कमी आई है, कितना भी साहित्य मजबूत हो, अ, युवाओं के लिए जो अब जो लिख रहे हैं और जिस तरीके से वो आगे अपने आप को बढ़ रहे हैं, जो सोर्सेज उनके इनपुट्स, जो उनकी चीजें उनके दिमाग में जा रही हैं, वो क्या एहतियात बरतें? क्योंकि साहित्य भले कमजोर ना चीज हो, पर इनपुट्स में हमको हमेशा सावधानी बरतनी होगी। अब जैसे आपने दाता पीर लिखी होगी, जब आप बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपने खुद को अनबायस होने से कैसे रोका? आपने अ, और दूसरी बात तो जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं आपके दाता पीर के बारे में पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, तो और जब उसका पूरा कथानक समझती हूँ, तो कि आपने इस दौर में पूरे तरीके से मुस्लिम समाज, निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम समाज और ऐसे मुस्लिम समाज के बारे में लिखा है जिसके बारे में लोग टच नहीं करते, जो लोग लिखना नहीं चाहते, बिकॉज शायद वो एक बिकने वाला कंटेंट होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई मार्केट वैल्यू होगी कि नहीं होगी, इसका डर रहता है। तो अपने आप को, मतलब समझिए कि
इस दिशा में आप कैसे रख पाते हैं कि हमें ये नहीं सोचना कि इसकी मार्केट वैल्यू होगी या नहीं होगी, समाज को इसकी जरूरत है, ये जी कैसे कर जी कर पाते प्रज्ञा, हैं? आपके सवाल में दो तीन सवाल शामिल है। तो पहला तो ये कि कैसे नए लोग शोध करें, फिल्टर करें। देखिए, शोध करना बिल्कुल अलग चीज है और साहित्य बिल्कुल अलग। साहित्य के लिए शोध किया जाता है। लेखक का ये काम है कि वह जीवन के तमाम पक्षों के करीब जाए, यथार्थ के करीब पहुंचने की कोशिश करे, उसके लिए जितना वह श्रम कर सकता है करे, लेकिन वह अपने शोध को फिल्टर भी करे। अब जैसे आपने कहा कि इतनी सारी सूचनाएं आ रही, नए लोग कैसे उसको ये करें, तो वह फिल्टर करना होगा। वह जीवन जीते हुए आपके जीवन के जो अनुभव हैं, आपके भीतर का जो मनुष्य है, वह मनुष्य आपकी अंतरात्मा किन चीजों को स्वीकार कर रही है। अंततः आपको बहुत ही ईमानदारी से अपने आप का मूल्यांकन पहले करना होगा, अपना विश्लेषण करना होगा, फिर चीजों को फिल्टर करना होगा। यह एक लेखक के रूप में बहुत जरूरी काम होता है। अब रही बात दाता पीर के संदर्भ में, आपने कहा कि कैसे आपने अपने को बचाए रखा। तो आप जैसा होते हैं वैसा दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सो बचाने की कोशिश, आप जो समाज में घृणा फैला रहे हो, समाज में हिंसा फैला रहे हो, हिंसक हो, आप अपने ही समय और समाज के दूसरे समुदायों, जातियों, वर्गों में बटे हुए इस समाज में जो दूसरे लोग हैं उनको मनुष्य नहीं समझ रहे हो, उनके प्रति घृणा हो आपके भीतर, तो आप साहित्य में समता की, समरसता की बात नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं कितना भी प्रपंच आप कीजिएगा, कितना भी छल आप कीजिएगा, प्रकट हो जाएंगी चीजें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं अगर भीतर से नहीं है, एक अगर अगर आपके भीतर कोई मनुष्य के रूप में, मैं कह रहा हूं मनुष्य के रूप में, मनुष्य की गरिमा की पहचान अगर आपके पास नहीं है, तो आप फिर उन प्रपंचों की भी को साहित्य में नहीं ला सकते जो हमारे समय और समाज में हो रहा है। तो दाता पीर लिखते हुए मेरी ये कोशिश रही है कि हमारी जो संस्कृति थी पहले, जिस पर आज आक्रमण हो रहा है, चोट हो रहा है, यह लोग मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू और मुसलमान इसी देश, इसी समय, इसी समाज में एक एक ही जीवन के दो पहलू की तरह, या एक ही परिवार के दो हिस्से की तरह जीते रहे हैं, साझा संस्कृति के रूप में जीते रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहे हैं। लोग इसको ही झुठलाने को तैयार है। तो दाता पीर में मेरी कोशिश यह नहीं रही है कि हमारे समय में हिंसा कितना है पहले इसको दिखाएं। मेरी कोशिश ये रही है कि हमारे समय में अभी चाहे जितनी हिंसा हो, एक समय ऐसा था, या अभी भी इस समय में भी समाज का एक तबका ऐसा है जो आपसदारी के साथ जीवन जी रहा है और जीना चाहता है। जी प्रज्ञा। जी, आपकी बातों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, और मेरे ख्याल यहाँ इस समय हमसे बहुत लोग जो फेसबुक पे भी जुड़े हैं, उसमें कुछ लोगों की टिप्पणियां मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। अ, ललन चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि विमर्श लेखक को प्रायः सीमाओं में भी बांधता है। जी। आपकी विमर्श की बात पर उन्होंने ये कहा। और देवेंद्र तोमर जी इस बात से सरोकार करते हैं कि हाँ, बिखराव उन्हें भी नजर आ रहा है और वे मैं मानते हैं। मैं पहले ललन जी की बात का जी, जवाब जी, दे दूं। जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर विमर्श को ध्यान में रखकर, केंद्र में रख करके हम रचना रचने चलेंगे, हुँ, तो हमारी सीमाएं प्रकट होंगी, हुँ, दिखेंगी, रचना कमजोर होगी। लेकिन अगर हमारी रचना के भीतर से विमर्श उपज रहा हो, हमारा जीवन ही किसी विमर्श को जन्म दे रहा हो, या समाज के किसी विमर्श को गति और ऊर्जा दे रहा हो, तो रचना प्रभावी होगी। जी बताइए, देवेंद्र जी की बात आप बताएं। देवेंद्र जी कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि माध्यम किसी विचार विशेष या दल विशेष का प्रवक्ता बन गया है। बिल्कुल सही है। ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। अब इसको इनकारने का झूठ, या इनकार करके झूठ मैं कहूं,
मेरे पास ये साहस नहीं है। सारे माध्यम हमारे इस देश में इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सच ये भी होता है हर समय में, हर समाज में, कि सब कुछ गलत ही नहीं हो जाता। एक थोड़ी छीण कमजोर ही सही एक लौ जलती रहती है, जिससे कोई जिससे निकलता हुआ प्रकाश भविष्य की ओर संकेत कर रहा होता है, भविष्य के अच्छाई की तरफ संकेत कर रहा। तो इस कोलाहल भरे समय में भी, माध्यमों के इस कोलाहल भरे समय में भी कुछ चीजें हैं जो जीवित हैं। जरूरत है कि हम उनको ढूंढें, उनसे जुड़े। गांधी और समाज की चेतना, लेखक के लिए कैसा एक होना चाहिए मोड ऑफ वर्किंग, उसमें आपने काफी सारी बातें की। कुछ बातें जो मेरे मन में आई आपकी किताब हलन जब मैंने अपने हाथों में जी ली उस जी। समय, इसमें जब सबसे पहले मैं ये किताब खोलती हूँ तो यहाँ पर मुझे लिखा मिलता है कथाकार कर्मेंदु शिशिर के लिए। तो हाँ, ये किताब आपने कथाकार कर्मेंदु शिशिर जी को क्यों समर्पित की? कर्मेंदु जी हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक हैं, महत्वपूर्ण कथाकार भी रहे हैं, और शोध तो अद्भुत है उनका। नवजागरण पर उनका काम बहुत। फिर हम लोग एक शहर में हैं, काफी जीवन हमारा साथ साथ गुजरा है। हमारा एक दूसरे के प्रति आदर भाव, स्नेह भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव जो कह लीजिए वो सब है। तो आदमी अपनी कोई चीज अपने को ही सौंपता है, जी इसलिए सौंप। जी, क्योंकि मैंने आपकी ही किताब से ये नाम, उनका नाम मैंने बचपन में तो सुना हुआ था, पटना में रहते हुए दिनों में और नहीं, बाद में भी। वे हिंदी हाँ के बहुत बड़े लेखक हाँ हैं, बहुत हाँ। महत्वपूर्ण लेखक। जी। जी, मैंने उनके इस पे देखा भी, और साझी हम्म, संस्कृति की वे बात करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदी में नवजागरण और हम्म, समाज में नवजागरण की बात की है, मैं भी मानती हूँ कि नवजागरण तो होना चाहिए। आज का जो दौर है उसमें किसी को भी नवजागरण का ख्याल रखते हुए कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए? देखिए, नवजागरण एक टेक्निकल टर्म भी है साहित्य में। एक खास अवधि में जो लिखा पढ़ा गया है, या जो सामाजिक सांस्कृतिक सक्रियता हुई, आंदोलन हुआ, उसको वो सामने रखता है, जिसमें भारतीय समाज की कई रूढ़ियों से मुक्ति के लिए साहित्य में इस संघर्ष को दर्ज किया गया। साहित्य कैसा पढ़ा जाना चाहिए, यह एक मुश्किल सवाल है। यह यह खुद पाठक को तय करना होगा कि पाठक कहाँ है, कहाँ जाना चाहता है, पाठक किसके पक्ष में है। पाठक अगर साहित्य पाठक का निर्माण करता है, तो पाठक भी को भी ये सच्चाई है कि पाठक को भी साहित्य अपने लिए चुनना पड़ता है खुद। साहित्य आपके दरवाजे नहीं आता, कलाएं आपके द्वार नहीं खटखटाती। आपको खुद कलाओं के पास जाना होता है, अपने विवेक से, अपने भीतर की अपने भीतर का जो मनुष्य है, आपको अ, उसको इस योग्य या उसकी रुचि, उसकी संवेदना के अनुसार आपको साहित्य ही नहीं, अन्य कलाओं के पास भी जाना होता है। फिर वो आपको एक बेहतर मनुष्य बनाती हैं, या फिर समाज में जो जो कुछ है उस सच से आपका साबका कराती हैं, और आप नए मनुष्य के रूप में विकसित होते हैं। एक बात जो मेरे मन में और आती है कि आपने पटना में रहना ज्यादा चुना, और आपकी शैली भी जिस तरीके की हम देखते हैं, एक बिहार का ग्रामीण अंचल बहुत दिखता है उसमें। तो क्या अपने लेखन को समृद्ध बनाए रखने के लिए आपने पटना में ज्यादा रहना चुना? नहीं, पटना मेरा आरंभिक शहर है। मैं 13 साल की उम्र में पटना आया। मेरी पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा, मेरा जीवन, नौकरी का भी एक बड़ा हिस्सा, बच्चे, घर परिवार, सबको पटना मेरी रगों में धड़कता है। तो पटना के बिना तो मेरा जीवन ही संभव नहीं है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, इसलिए पटना चुना। आप बंगलोर भी जाते हैं हाँ, तो? बच्चे बच्चे बाहर हैं, जैसे अभी आप मुंबई में हैं वैसे ही हैं, सब बच्चे बाहर हैं। तो
उनसे मिलने जुलने जाना पड़ता है, या उनके दबाव पर। अब जैसे आप बुलाएंगे कि आप आ जाइए मुंबई, तो मैं मुंबई पहुंचूंगा, मेरा मुंबई पहुंचना जरूरी होगा कि क्योंकि आपने बुलाया है। जी। तो ये है, बस यही है। बाकी तो सबही भूमि गोपाल की, ये पूरा देश है अपना, जहां मन करे जाइए, रहिए, घूमिए फिरिए। लेकिन पटना और अपने गांव लहेजी, दोनों लहेजी। समय ना भी नाल बद्ध हूं। जब आप पटना और बंगलोर की यात्रा करते हैं तो आपको एक क्या कोई अंतर दिखता है आज के बिहार, अभी भी आप यात्राएं करते हैं बिहार में और? वो है, अंतर तो है, अंतर तो है। वे राज्य ज्यादा विकसित हैं, उनकी अलग और इसमें राजनीतिक स्थितियों की बड़ी भूमिका होती है, राजनीति की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि राजनीति ही सारी चीजें आज तय कर रही हैं विकास की। जो अ, एक तो अवधारणा बदल गई है विकास का मतलब, चाहे प्रकृति को जितना नष्ट करो, आने वाले भविष्य में मनुष्य के लिए जितना संकट पैदा कर सको करो, तात्कालिक सुख ले लो। खैर, उस पर अलग सब कभी बात होगी तो आपसे जी। बात करूंगा। फर्क है, इन राज्यों में बहुत फर्क है। बिहार के जो अपने संघर्ष हैं वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं, और कर्नाटक के में जो जीवन संघर्ष है वो अलग किस्म का है। हम लोग, हमारे यहाँ बहुत कम भूमि है, जनसंख्या का दबाव बहुत है, हमारी भूमि बहुत उर्वर है, लेकिन अब उसको खेती की भूमि पर आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते। जहाँ थोड़ा बहुत उद्योग लगाया जा सकता है, वहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में वो भी पलायन वर्षों से, कई मतलब आज से नहीं, वर्षों वर्षों से पलायन चल रहा है, लोग यहाँ से तो बिल्कुल अलग है, जीवन स्थितियां वहां अलग हैं, यहाँ अलग हैं। ये तो है। बहुत। और जब आपका हम लोग एड्रेस पढ़ते हैं तो वो भी बड़ा रोचक है। जब इस किताब को पढ़ते हुए आपका एड्रेस जब पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है पीर मुहानी, मुस्लिम कब्रिस्तान के पास। हाँ बिल्कुल, हमारे घर के पास ही है मुस्लिम कब्रिस्तान। वह एक लैंडमार्क है तो जिसके केयर ऑफ में मैं हूँ। अच्छा, मैंने अ, मैंने आपका हालिया इंटरव्यू भी सुना था हिंदवी पे, और भी जगहों पे मैंने सुना है। आप इस संदर्भ का अक्सर प्रयोग करते हैं कि किस तरीके से उस कब्रिस्तान के पास होने ने आपके भीतर बहुत सारी चीजें एड ऑन की हैं, आपको दिया है। तो प्रज्ञा ये होता है, आप जहाँ होते हैं, जिस परिवेश में होते हैं, हम्म। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप ने अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद नहीं कर रखा है, तो आपके भीतर बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन को समृद्ध करती हैं, मनुष्य के रूप में आपको ज्यादा इस समाज के लिए ज्यादा उपयोगी बनाती हैं, या ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं। तो ये होता है, आप जहाँ भी कोई अगर मुंबई के किसी कोने में है तो वहां भी जीवन है। हर जगह हम्म। का अपना लोक होता है, हर जगह हम्म। जीवन है, हर जगह हम्म। मनुष्य है। आप जहाँ होते हैं अगर उस जगह के प्रति संवेदनशील है तो वो जगह आपको जीवन के कई तत्व देती है। जी। आ, कुछ बातें, एक छोटी सी बात और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। मैंने देखा कि आपने बहुत बड़े बड़े साहित्य की बहुत बड़ी बड़ी चीजों का नाट्य रूपांतरण किया है। जैसे आपने शूद्रक की मृक्ष कटिका माटी गाड़ी, और फिर आपने मैला आंचल मेला। का भी जी। मैला आंचल का भी किया है। तो ये नाट्य लेखन की प्रक्रिया के बारे में आप कुछ बताएंगे, इन बड़े बड़े अब इस साहित्यों का जो था? ये मृस्कटिकम का जो की पुनर्रचना है वो, उसमें मेरा ये था कि वो संस्कृत की सबसे महान रचनाओं में की जो सूची है उसमें है वो। और एक सत्ता के इर्द गिर्द ये एक असंवैधानिक सत्ता केंद्र जो उभर आते हैं, वो उसके अलावा प्रेम की उसमें कथा है। तो जीवन को समग्रता में जानने पहचानने में वो नाटक मदद करता है। तो वो संस्कृत का नाटक हमारी जो लोक भाषा है भोजपुरी, उससे जब वो मिलेगा तो क्या नई चीजें बन के हमारे रचनात्मक स्तर पर हमारे सामने आएंगी, इसकी उत्सुकता थी बहुत मेरे भीतर, इसलिए उस पर काम किया।
फिर उसी तरह रेणुका, मैला आंचल हमारी भाषा की श्रेष्ठतम कृति है, तो नाट्य में रूपांतरित होकर कैसा बनती है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका, यह भी एक उत्सुकता थी। तो इस तरह से लेखक को कई चीजें उत्सुक करती हैं, कई चीजें प्रेरित करती वाकई आपसे बातचीत करने का जो ये सिलसिला, ये जो अवसर मुझे मिला, और इनफैक्ट आपने जो दिया मुझे, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, और काफी सारे लोग उत्साहपूर्वक इस पूरी बातचीत को अभी सुन भी रहे हैं। मुझे एक बात जो आपके एक इंटरव्यू में बहुत अपील की थी, वो ये और जो जिस प्रकार से गांधी जयंती का जो आज दिन है, आपने एक बात कही थी कि जीवन बहुत सरल सहज नहीं है। धर्म जो कल तक जीवन पद्धति का कारण था, आज मतभेद का कारण बन गया है। जी। जी बिल्कुल, ये बात मैंने कही थी और ये सच्ची बात है कि धर्म का अर्थ होता है धारण, जो जिसको आप धारण करते हैं। आज एकदम कई चेहरे हैं मनुष्य लगा के जी रहा है, या जो व्यक्ति कल तक, मैं बहुत निजी अनुभव को बिना नाम लिए आपके सामने प्रकट रह रहा हूँ, कल तक जी मैं सोच नहीं सकता था कि यह आदमी जाति को लेकर, धर्म को लेकर, समुदाय को लेकर के इतना हिंसक होगा अपने भीतर। वो अपने मुंह चेहरे पर एक चेहरा लगाए घूम रहा था, वह चेहरा उतर गया है लोगों का। लोग आज अ, मनुष्य के रूप में आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लोग आपको आपकी जाति से पहचानते हैं, आपके धर्म से पहचानते हैं, पूंजी कितनी है आपके पास, आप कितने, उससे पहचानते हैं। तो ये संकट है हमारे समाज में, और यह संकट कोई छुपा हुआ आज नहीं है। यह एक जख्म से निकले हुए मवाद की तरह पसर गया है पूरे समाज में। तो ये सच है। आपकी बातें, अब हम कार्यक्रम के बहुत समापन की तरफ आने लगे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से यहाँ जुड़े हैं कवि शरद कोकास जी। तो जी। मैं एक बार जाते जाते उनसे कुछ सवाल यहाँ लेना चाहूंगी। शरद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो पे आकर के अपनी बातें, अगर आप हम ऋषिकेश जी से कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछें। शरद कोकास जी से आग्रह रहेगा मेरा। नमस्कार सर, शरद जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ शरद जी नमस्कार। नमस्ते प्रज्ञा शरद, नमस्ते ऋषिकेश जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कुशल हूँ। आप बताएं, आपको देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है। प्रज्ञा शरद जी को मैं लगातार पढ़ते रहा हूँ, और हम लोग साहित्य की दुनिया के बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रखने वाले नागरिक हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा। बस मुझे तो प्रज्ञा ने बताया कि आप आ रहे हैं, तो मैं जुड़ा आपसे, थोड़ा देर से जुड़ पाया। जी जी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आपको। रायपुर में अभी मुलाकात हुई थी आपसे, जी उसके बाद जी 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 वही जी, मैंने कहा। उसके बाद फिर अभी हम्म, आपसे भेंट हो रही है। और मैं, प्रज्ञा ने जो आज ये आपसे बातचीत की, जो संवाद किया, ये बहुत अच्छा लगा। और गांधी जयंती के दिन गांधी को हम किस रूप में देखते हैं, बिल्कुल। एक अलग तरह से आपने उसके उनके व्यक्तित्व को बताया। और जो वर्तमान में जो विसंगतियां हो रही हैं गांधी दर्शन को लेकर, और आज के समाज को लेकर, उस पर बहुत अच्छी बात आपने कही। और कुछ आत्मीयता वाली बातें जो अंत में प्रज्ञा ने कही, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी जो जड़ें होती है, आपने पटना के बारे में जो कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल पटना जीवन आपकी रगों में है, ये बात मुझे बहुत कहीं न कहीं अपील कर गई। और एक चीज़ आपने जो कही, मैं उस पर एक थोड़ी-सी बात करना चाहता था, कि जी आपने जी। जैसे कहा कि कृषि योग्य भूमि जो है वो बहुत कम रह गई है, और फैक्ट्रियाँ लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है यहाँ। तो ये देखिए, मुझे बड़ा एक द्वंद इसमें प्रतीत होता है कि एक तरफ तो हम लोग विरोध भी करते हैं कि जो ज़मीन है, जो आदिवासियों की ज़मीन है, जो हमारे खेतीहर लोग मज़दूरों की भी ज़मीन है, तो उस पर फैक्ट्रियाँ लगाने का हम विरोध भी करते हैं। लेकिन बिल्कुल। आपकी बात से मुझे कुछ नहीं ऐसा मैं लगा कि जी, नहीं उसको मैं नहीं जानना वैसा चाहता नहीं था, मैं वही कह रहा था कि हमारे पास
सिर्फ कृषि की जमीन है, हमारे पास उद्योग के लिए जमीन नहीं है, और जो जमीन है उस पर जनसंख्या का बहुत दबाव है, बहुत ही दबाव है। लेकिन जो बहुत छोटे उद्योग होते हैं, जो किसान, अब जैसे ये अभी का जो मौसम है वो हरी छाल वाले केले का मौसम है। और अच्छा। बिहार में एक बड़ा क्षेत्र है जो हरी छाल वाले केले का उत्पादन करता है। बल्कि प्रज्ञा जहाँ की मूल रूप से रहने वाली हैं, अगर उनको याद हो, स्मृति हो, तो वो पूरा इलाका इसके लिए है। अब बाढ़ग्रस्त रहता है। केले की फसल को पकने के बाद आप 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। बिल्कुल। और सड़कें, बाढ़ आ गई तो पानी में डूब गई, तो पूरी की पूरी फसल खेत में सड़ जाती है, या सड़क किनारे किसानों को फेंक देना पड़ता है उन सड़कों पर जिन पर बाढ़ का पानी चढ़ा होता है। जी। आते जाते ट्रक कभी कभार कहीं अगर संभव हुआ तो उसको जैसे तैसे आप भाव देकर के लेकर चले जाते हैं। अगर छोटे छोटे यूनिट्स उन गांवों में उस खाद्य प्रसंस्करण जिसको आप कहते हैं, उस केले से चिप्स बना ले कोई, उस केले का जैम बना ले, कुछ भी बना ले कोई एक छोटी यूनिट। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों के पास ये दृष्टि नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है। वे चाहते हैं कि वो केला सड़ जाए और जो खेती करने वाले हैं वो उसी तरह रहें, भूखों मरते रहें, गरीब रहें, पढ़े लिखे नहीं, ताकि उनको वोट दे सके। ये बात मैं कह रहा था। मैं किसी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए हमारे पास जमीन ही नहीं है। जी आप कहाँ लगाएंगे? जो भी या तो खेती के लायक जमीन है, या बाढ़ के पानी से साल में 8 महीने डूबी हुई जमीन है। बिहार की ये स्थिति है। बिल्कुल। तो बड़ी फैक्ट्रियां तो यहाँ आत्मघात की तरह होंगी। जी हाँ, ये बहुत एक एक इस समय स्थितियां हैं कि बहुत ध्यान रखना है। जैसे हमारे यहाँ बस्तर में, छत्तीसगढ़ में जी जी। वहाँ देखते हैं आदिवासियों की जमीन है, वो उनके काम की जमीन है, लेकिन उस जमीन पर भी उस तरह से कब्जा किया जा रहा है। शरद जी, मैं 80-81 में बस्तर में रहा हूँ। जी जी। और बेला डीला के उस गोली कांड के बाद, 77 के गोली कांड के हाँ बाद, हाँ हाँ। उस गोली कांड के 3 साल के बाद मैंने बेला डीला पे एक रिपोर्ट लिखी थी, जी। जो उस समय रविवार में आई थी। सुरेंद्र अच्छा। प्रताप सिंह उसके एडिटर थे, एसपी सिंह, तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस पूरे क्षेत्र से मैं, इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि आदिवासी अपना ही पेड़ अपनी ही टंगिया से काट रहा है, और कोई बिलासपुर और रायपुर का ठेकेदार उसको ट्रक में लाद के लेके जा रहा है। अब वो दिन भर की मजदूरी पा रहा है आदिवासी, उसको नहीं मालूम कि ये पेड़ उसका था, ये जमीन उसकी है। तो ये त्रासदी है। तिनका, अयस्क, कोरंडम, इन सब की लूट या वनोपजों की लूट जिस तरह से बस्तर में हुई है, मैंने अपनी आंखों देखा है उसको 80-81 में। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा, और पटना की बात से मैं जब जुड़ा तो मुझे थोड़ा, मैं भी एक बात कहना चाहता था यहाँ पर, एक जी जी, सार्वजनिक कहें। रूप से, कि जी जी, कहें मातृकुल कहें। मातृकुल से मैं भी बिहार का हूँ। अरे मेरे वाह। नाना जो थे वो आरा के थे। अरे तो वाह वाह। उन्हें हमने कभी देखा नहीं, कभी गए नहीं वहाँ पर, लेकिन आइए, स्वागत है वो आपका, आइए। वो थोड़ा-सा बिहार मेरी रगों में भी बहता हाँ, है। और आरा की बहुत ही समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। जी, जी, जी। आरा में रही है, बहुत बड़े बड़े लेखक वहां हुए हैं। जी, जी। अभी वहां नीरज सिंह जैसे महत्वपूर्ण कहानीकार, अनंत कुमार सिंह जैसे महत्वपूर्ण कहानीकार, ये सब लोग हैं, मिथिलेश्वर हैं, और भी मिथिलेश्वर बहुत हैं। से। हाँ, फिर आरा पत्रकारों के लिए भी बहुत उर्वर भूमि रही है। तो आरा में साहित्य की बहुत गंभीर परंपरा रही है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आएँगे ज़रूर। जी, जी जरूर। ठीक है सर, धन्यवाद। जी, जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद शरद जी, आप आए और इस कार्यक्रम में जिसमें हम अंत की तरफ जा रहे हैं, गांधी बापू के जयंती के अवसर के यह कार्यक्रम, इसे हमने एक दिशा दी, इसमें हमने अ, ऐसी बातों को रखा जिस पर समाज में चिंतन होना चाहिए। गांधी के दर्शन पर बातें की गईं, साहित्य की दिशा पर बातें की गईं, साहित्य किस तरह समाज को समृद्ध करे एक ऐसे दौर में जब गांधी को झुठलाया जा रहा है, उस पर हमने बातें की।
हमारा मानना है कि हमारे दर्शकों को इससे जो लाभ हुआ या जो भी उनकी राय बनी, वे इस पर विचार करें, अपनी बात हमारे सामने रखें। पुरज़ोर समर्थन करते हैं हम उस साझी संस्कृति का जिसका गवाह सारा भारत है। और शतल रेडियो पर मैं प्रज्ञा मिश्र जाते-जाते एक बार फिर हमारे आज के अतिथि जिनका नाम लेना बहुत कठिन है, ऋषिकेश सुलभ जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपसे आप हमारे तमाम सुनने वालों और देखने वालों का शुक्रिया। प्रज्ञा, आपका और शतल रेडियो का शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सभी यहाँ पे जो लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब लोगों का भी धन्यवाद। बहुत नमस्कार।